तो इधर जैसे ही चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचा, उधर ब्रिटिश मीडिया का जल भूनकर बुरा हाल हो गया, कतई राख हो गए वो। Would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we जली ना, तेरी भी जली ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लेकिन ब्रिटिश मीडिया की इस जले पर नमक डालने के लिए इसरो एक बार फिर से रेडी है। इसरो सन की स्टडी के लिए अपना पहला मिशन भेजने वाला है, जिसका नाम है आदित्य L1। अब ये जाने कि आदित्य L1 सन के बिल्कुल पास जाएगा या फिर कहीं दूर से स्टडी करेगा। इस मिशन का नाम आदित्य L1 ही क्यों रखा गया? और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं कि हम ये स्पेस मिशन भेज रहे हैं, उनका क्या फायदा है हम लोगों को? तो इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि मिशन का नाम आदित्य L1 ही क्यों रखा गया। दरअसल ये जो मिशन है सन को स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है, और सन यानी सूरज को संस्कृत में आदित्य भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत के अंदर सन के कई सारे सिनोनिम्स होते हैं और आदित्य भी उन्हीं में से एक है। यानी कि इस मिशन के अंदर जो आदित्य है वो तो इसलिए लगाया गया क्योंकि ये सन को स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है, इसलिए इसका नाम आदित्य रखा गया। लेकिन ये जो आदित्य है बिल्कुल सन के पास में जाकर सन की स्टडी नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है और इसके इक्विपमेंट इतने सारे टेम्परेचर को नहीं झेल सकते, क्योंकि ये जो बनाया है ये कहीं दूर से स्टडी करने के लिए बनाया हुआ है। और हमारा जो आदित्य है वो L1 पॉइंट पर रहकर सन की स्टडी करने वाला है। यहाँ पर जो L1 पॉइंट है वो लैग्रेंजियन पॉइंट होता है। दरअसल लैग्रेंजियन पॉइंट स्पेस में वो पॉइंट होता है जहां पर अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल पुल एकदम इक्वल होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि अर्थ और सन की वजह से 5 लैग्रेंजियन पॉइंट बनते हैं। L1, L2 जहां पर जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी चक्कर लगा रहा है और ब्रह्मांड की स्टडी कर रहा है अपने, L3, L4 एंड L5। तो आदित्य L1 पॉइंट पर रहकर सन की स्टडी करने वाला है, इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। और आदित्य L1 पॉइंट पर रहकर सोलर एटमॉस्फेयर, सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म और इन सब के अर्थ पर क्या इंपैक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करने वाला है। इसरो आदित्य L1 के साथ में 7 पेलोड्स यानी कि 7 तरह के इक्विपमेंट भेजने वाला है, जिनमें से पहला आता है VELC यानी कि विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफी। दरअसल सन का जो बाहर वाला भाग होता है ना, जहां से लपटे वपटे निकलती है, जिसे सन का कोरोना बोला जाता है, जो कि सन की सबसे आउटर सरफेस होती है। और ये इक्विपमेंट कोरोना के मैग्नेटिक फील्ड, सोलर फ्लेयर्स की स्टडी करेगा। और कभी कभी ये फ्लेयर्स काफी बड़ी होती है और अर्थ की तरफ आती है, जिसे हम सोलर स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये इक्विपमेंट उन सब की स्टडी करने वाला है। दूसरा इक्विपमेंट आता है SUIT यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये सन के एटमॉस्फेयर की इनर लेयर्स, क्रोमोस्फेयर एंड फोटोस्फेयर की इमेज कैप्चर करेगा और सन से निकलने वाली जो सोलर रेडिएशन होती है उनमें वेरिएशन होता है, उनकी स्टडी करेगा। तीसरा इक्विपमेंट आता है SOLEXS यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये सन के कोरोना में मौजूद प्लाज्मा से जो सॉफ्ट एक्सरेज निकलती है उनकी स्टडी करेगा। साथ ही सोलर एक्टिविटी किस प्रकार सोलर वेदर को इन्फ्लुएंस करती है उसकी भी स्टडी करने वाला है ये इक्विपमेंट। चौथे नंबर का इक्विपमेंट आता है HAL1OS हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये सन से निकलने वाली हार्ड एक्सरे को स्टडी करने वाला है। अब 5वें नंबर का इक्विपमेंट आता है एस्पेक्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो इसका काम सोलर विंड पार्टिकल्स को एनालाइज करना है, साथ ही वो इन पार्टिकल्स के कंपोजिशन को देखेगा कि वो कैसे मिलकर बने हुए, किन चीजों से मिलकर बने हुए, उनकी एनर्जी क्या है, डायरेक्शन क्या है उनकी, इन सब के बारे में स्टडी करेगा। 6वें नंबर का इक्विपमेंट आता है पापा। ये आपके पापा नहीं है, पापा यहाँ पर यह है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर मौजूद प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज जैसे कि डेंसिटी, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी की स्टडी करेगा और प्लाज्मा किस प्रकार सोलर विंड के साथ में इंटरेक्ट करती है उसकी भी स्टडी करने वाला है ये। अब आता है 7वां और आखिरी इक्विपमेंट, एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। यह स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर सन और अर्थ की वजह से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा एंड प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से किस प्रकार इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी इंटरेक्शन की भी स्टडी करने वाला है ये। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, इसरो मुश्किल कामों को कम बजट में करने के लिए मशहूर है और इसरो ने अपनी इस खासियत को इस बार भी बरकरार रखा है। इस मिशन का जो एक्सपेक्टेड बजट है वो 378 करोड़ के आसपास आता है। ये इसरो के द्वारा बताया गया कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, ये मैंने किसी न्यूज चैनल से उठाया है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड है कि इसी के आसपास होगा। इसरो आदित्य L1 को 2 सितंबर को PSLV C57 लॉन्च व्हीकल की सहायता से सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से लगभग 11:50 AM पर लॉन्च करेगा और आदित्य को L1 पॉइंट पर पहुंचने में 125 दिन यानी कि लगभग 4 महीने से ज्यादा का समय लगने वाला है।
अब कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे को इन स्पेस मिशन की क्या जरूरत है, हम क्यों भेजते हैं स्पेस के अंदर मिशन, पैसा बर्बाद करने का तरीका है ये। तो उन सभी के लिए मान लो कि पहले के साइंटिस्ट जो थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज नहीं करते, एक्सरेज की खोज नहीं करते, यानी कि पिछली जितनी भी खोजें वो सारी खोजें अगर नहीं होती, वो सारी डिस्कवरीज अगर नहीं होती, वो सारी डिस्कवरीज अगर नहीं होती तो क्या आज आप लोग ये फोन चला रहे होते, ये वीडियो देख पा रहे होते? नहीं ना। तो ऐसे ही जितने भी साइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो अभी के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए किया जाता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए किया जाता है, आपके बच्चे के लिए किया जाता है, आपके बच्चे के बच्चे के लिए किया जाता है। यानी कि साइंस में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो कभी बेकार नहीं जाती। और इसके साथ ही दूसरा फायदा ये भी होता है इसका कि स्पेस मिशन लोगों को अपने देश की ताकत दिखाने के लिए किए जाते हैं, ये बताने के लिए मैं इतना ऊपर जा सकता हूँ, इतनी दूर जा सकता हूँ, तू तो क्या है, तू तो पास में बैठा है, कभी भी उड़ा जाऊंगा आके। एक तरीके से अपने देश की शक्ति की प्रदर्शन का काम भी करती है ये। और इसके साथ ही आजकल वो नहीं चल रहा है बहुत ही ज्यादा स्पेस टूरिज्म वाला, जिसके अंदर आप लोगों को स्पेस में ले जाया जाता है, थोड़ी देर घुमाया जाता है और वापस लेके आया जाता है। ऐसा एलोन मस्क कर रहा है, कई सारी कंपनीज कर रही है और इसरो भी इसके अंदर आ चुकी है। सबसे सस्ती फ्लाइट इसरो ही उपलब्ध कराएगी स्पेस टूरिज्म के लिए। हम लोग इन फ्यूचर चांद के ऊपर बेस बनाकर रहने वाले हैं, नासा तो भेजने भी वाला है शायद इंसानों को फिर से वहां पर। अब जब अर्थ पे तो आप रहते हो तो इन्वायरमेंट की वजह से सन से आने वाली ज्यादातर इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट की वजह से गायब हो जाती है, बाहर ही रोक ली जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बाहर ही रोक ली जाती है। लेकिन मून का कोई इन्वायरमेंट नहीं है तो वहां पर इन चीजों का सीधा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी पर। और मेन काम जो साइंस की इन्वेंशन होती है, साइंस पर जितना भी खर्चा किया जाता है वो अभी की पीढ़ी के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए किया जाता है। तो कुल मिला के स्पेस मिशन एक फ्यूचर जनरेशन के लिए होते हैं, दूसरा अपने देश की पावर बताने के लिए होते हैं। साइंस के ऊपर किया गया खर्चा कभी लॉस में नहीं जाता। और आप इस न्यूज को देख लो, इस न्यूज को देखो, चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करने से पहले कितनी सारी कंपनीज के शेयर में बढ़ोतरी हो गई। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना हो, चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।